कि जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। कि जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मुरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अभी आप बयान सुन रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी का, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री। तकरीबन 20 साल पुराना यह बयान है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब भारत ने खुले तौर से इजराइल का समर्थन कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका से दुनिया उबर भी नहीं पाई थी कि ताजा मामला हमास ने इजराइल पर हमला करके वैश्विक शांति को फिर चुनौती दे दी है। दरअसल इजराइल और हमास की लड़ाई अब सीमित नहीं बची। रूस के साथ सऊदी अरब और अरब लीग का फलस्तीन को समर्थन देना और अमेरिका का इजराइल के पक्ष में खुलकर खड़े हो जाने से इस विभीषिका के बढ़ जाने और दुनिया के बढ़ जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर कई देश आपस में बंट गए हैं। भारत जहां इस जंग में इजराइल के पक्ष में खड़ा है, तो वहीं ईरान, सीरिया और कतर हमास की वकालत कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों फ्रांस, जर्मनी व इटली ने भी इजराइल का साथ दिया है। इजराइल और हमास के बीच शनिवार को शुरू हुई जंग का आज 5वां दिन है। पिछले 4 दिन में दोनों तरफ से 2100 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसके 1200 के करीब लोगों की मौत हुई है। वहीं अल जजीरा के मुताबिक इजरायली हमले में 900 फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। गाजा पट्टी से 2,60,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इजराइल और हमास के बीच जंग में भले ही फास्फोरस बम चल रहे हो, लेकिन भारत में इसे लेकर सियासत बट गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमास की आलोचना करते हुए इजराइल का पक्ष लिया, तो वहीं कांग्रेस अब फलस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। सरकार के इस रुख के बाद भारत में अब सियासी जंग छिड़ गई है। इजराइल और हमास की लड़ाई ने देश में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का रूप ले लिया है। बीजेपी जहां खुलकर इजराइल का समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस फलस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है, तो वहीं कांग्रेस पिछली सरकारों के रुख और पुराने नेताओं के बयान याद दिला रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से प्रस्ताव पारित होने के बाद कांग्रेस बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गई। तेजस्वी सूर्या से लेकर मनोज तिवारी तक बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाने लगे। तेजस्वी सूर्या ने पोस्ट कर कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत की विदेश नीति किस तरह से अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति की बंधक थी। सीडब्ल्यूसी में पारित प्रस्ताव इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। बीजेपी के हमलों के जवाब में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रुख याद दिलाया और कहा कि उन्होंने भी कई मौकों पर फलस्तीनी नागरिकों के हितों का समर्थन किया था। कांग्रेस अब बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण भी याद दिला रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल ने अरबों की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है उसे खाली करना होगा। भारत ने साल 1947 में इजराइल को अलग देश बनाए जाने का भी संयुक्त राष्ट्र में विरोध किया था। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत की छवि फलस्तीन के मित्र देश की रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
फलस्तीनी नेता यासिर अराफात को राखी बांध दी थी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार भी फलस्तीन के नागरिक हितों की बात करने में नहीं हिचकी। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इजराइल और हमास की लड़ाई को लेकर बीजेपी इतनी आक्रामक और कांग्रेस सतर्क क्यों है। दरअसल राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना की बात होती है, इजराइल का जिक्र आता है और कहा जा रहा है बीजेपी के राजनीतिक सांचे में इजराइल फिट बैठता है। एक वजह यह भी है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर मुखर रहा है। पाकिस्तान से संचालित आतंकी गतिविधियों को लेकर मुखर देश अगर इजराइल में आतंकी हमले पर फलस्तीन का पक्ष लेता है तो कूटनीतिक रूप से कमजोर पड़ने की आशंका भी थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि इजराइल और हमास की लड़ाई में अतीत से हटकर स्टैंड लेना पीएम मोदी की मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व वाली छवि को और मजबूत करने की रणनीति है। चर्चा यह भी है कि फलस्तीन का मुद्दा अल्पसंख्यक भावनाओं से जुड़ा मसला है और बीजेपी के इस स्टैंड ने कांग्रेस को फंसा दिया है। जातिगत जनगणना के विपक्षी जाल में फंसी बीजेपी को इसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच मजबूत करने का अवसर नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस को विदेश नीति पर मोदी सरकार को घेरने का मौका। तब यह भी जानना लाजमी है कि भारत की विदेश नीति आज किस मुहाने पर खड़ी है। क्या बदलते वक्त के साथ विदेश नीति व्यवहारिक नहीं व्यवसायिक होने लगी है? क्या राष्ट्र की संप्रभुता को लेकर देश में एक स्वर नहीं उठने चाहिए? इन्हीं मुद्दों पर आज जनता मांगे जवाब में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ कराता हूं, लेकिन उसके पहले हम कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। कि जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने के स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व ने हमलावरों के समर्थन में कल एक प्रस्ताव पारित करके यह सिद्ध किया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, और यह केवल एक बार नहीं हो रहा है। ये इस देश के इतिहास में कांग्रेस ने हमेशा से आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने में कांग्रेस ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई और इस प्रकार के जिहादियों को समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों हमारे लिए विदेश नीति में बराबर रहे हैं, और वो चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, और चाहे अंधभक्तों के पिताश्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों। मुझे लगता है कि सभी ने बराबर समर्थन किया है। हमास का किसी ने समर्थन नहीं किया है, लेकिन बीजेपी देश की जनता को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करती है, और वही कुत्सित प्रयास किया है। हमने आतंकवाद का विरोध किया है और शांति की अपील की है। बीजेपी थोड़ा पढ़ा लिखा करे। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा शुरू करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता अमित तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ दुबे जी, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप लूने जी और मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले हम थोड़ा चर्चा को हम शुरू करें, हम पहले जान लेते हैं कि जिस तरह से अभी
गाजा में लगातार हमले हो रहे हैं, गाजा की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं, हमास की तरफ से भी। अभी इस जंग की स्थिति क्या है और कितना खतरनाक ये रूप ले सकता है जंग, और इस पर हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सौरभ दुबे जी से, जो कि रक्षा विशेषज्ञ। सौरभ दुबे जी, अभी जिस तरह से जंग की स्थिति चल रही है, आप इसको कितना विभत्स रूप देखते हैं और आने वाले दिनों में और ये जंग कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, जंग कोई भी हो, युद्ध कोई भी हो, दुर्भाग्यपूर्ण ही रहता है, और इसमें केवल किसी एक देश की हानि नहीं होती, बल्कि पूरी मानवता की हानि होती है। बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, और लोग पलायन कर रहे हैं इधर से उधर अपना जीवन बचाने के लिए। ऐसी विपत्ति और ऐसी त्रासदी कभी लोगों ने सपने में भी नहीं सोची थी इजराइल में, कि ऐसी आपदा आएगी। आज अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर लोगों को भागना पड़ रहा है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। क्या ऐसी दुनिया बनाने के लिए हमने इस तरह की नीतियां बनाई थी? दुनिया को इस विषय में सोचना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यूएन की भूमिका की है। यूएन ने, हमने यूक्रेन युद्ध में भी देखा था, क्या अपनी भूमिका निभाई? जो उम्मीद की जाती है, पूरी दुनिया उम्मीद करती है यूएन से कि यूएन अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन हमने देखा यूक्रेन युद्ध के मामले में भी यूएन कोई खास भूमिका अदा नहीं कर पाया। आज हम देख रहे हैं कि हमास में जिस तरह की हमास ने गतिविधियां की, उसके बाद इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट कोई पहली बार तो सामने आया नहीं। इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत पहले सुलझा लिया जाना चाहिए था। और इस कॉन्फ्लिक्ट का जन्म कहां से हुआ, हमें यह भी देखना होगा, और इसमें ब्रिटेन की क्या भूमिका रही। लेकिन ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है कि बहुत थोड़े समय में समझा दी जाए और बतला दिया जाए और कह दिया जाए कि हम इजराइल के साथ हैं, या फिर हम फिलिस्तीन के साथ हैं, या फिर हमास जो कर रहा है वो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सौरभ दुबे जी, ये जंग और कितनी खतरनाक हो सकती है, जानना चाहूंगा आपसे मैं। देखिए, जंग जहां तक मैं समझ रहा हूं, इजराइल एक शक्ति संपन्न देश है, साधन संपन्न देश है, और पहले भी हमास की तरफ से अटैक किया गया है इजराइल की तरफ। अगर अटैक किया गया है तो उसके बाद इजराइल ने क्या किया है, बार बार क्या किया है? इजराइल का विस्तार ही हुआ है ना, इजराइल को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हमास इतना सक्षम नहीं है, और हमास को ये युद्ध इस तरह से लड़ना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। उसे शांति प्रिय तरीके से कोई निर्णय तक पहुंचना चाहिए। और रही आतंकवादी संगठन की बात, हमने देखा कुछ दुनिया के मीडिया ऐसे भी थे कि आज हम हमास को इस तरह से सीधे सीधे आतंकवादी संगठन भी नहीं कह सकते। वो इसलिए क्योंकि एक समय पर तालिबान को भी आतंकवादी संगठन कहा जाता था। फिर हमने देखा कि सरकारें भी तालिबान से बातचीत कर रही हैं जब उसने एक देश पर अपना अधिकार कर लिया था। तो एक हम गांधी के देश के लोग हैं, और मुझे लगता है कि इस मामले में बातचीत से ही कोई एक रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो अभी जंग चल रही है और देखना होगा कि बातचीत कब शुरू होती है। ठीक है। अमित तिवारी जी, हमने बाइट भी सुनाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसमें वो कह रहे थे कि इजराइल को अरबों पर जो उनकी जमीन थी, जो उन्होंने कब्जा किया इजराइल ने, उसको खाली करना होगा। लेकिन तकरीबन ये 20-22 साल पुरानी हम बाइट सुना रहे थे। अब इस बीच में जिस तरह से हमने देखा नरेंद्र मोदी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से खुले तौर से आप लोग इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और कहा है कि भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ है। लेकिन विदेश नीति जिस तरह से हमारी रही है, हम हमेशा फलस्तीन और इजराइल के साथ रहे और न्यूट्रल रहे, हम दोनों के हक की बात करते हैं। आतंकवाद को लेकर भारत हमेशा कड़ा रुख अख्तियार करते रहता है। तो इस बार किस तरह की रणनीति आप बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो विरोध कर रही है जिस तरह से आप लोग रणनीति लेके चल रहे हैं? जी भगीरथ जी, देखिए, टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, और जैसा कि आपने कहा, विदेश नीतियां स्थिति और कालखंड के अनुरूप बदलती रहती हैं। कोई स्थायी रहे ऐसा उचित भी नहीं है। तो जैसी स्थिति है, जैसा कालखंड है, जिस अस्थिरता के दौर पे आज पूरा का पूरा विश्व चल रहा है, उस कालखंड में जैसी नीति, विदेश नीति होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उसी का परिचय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल का समर्थन करके दिया है। परंतु ये तो एक सरकार का फैसला है, पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी से ये प्रस्ताव क्यों पारित हो रहा है? अगर किसी विदेश नीति पे आप देश के अंदर चर्चा कीजिए, वो सरकार का फैसला है। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है भगीरथ जी कि जब पूरे देश को एक होकर विश्व के सामने दिखना चाहिए, ऐसी अन्य कई परिस्थितियों पर, ऐसे अन्य कई समय पर जब पूरे विश्व के सामने देश को एक होकर खड़े रहना चाहिए था, कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल होते हुए मुझे बहुत अफसोस होता है
कि उनका ये रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। उनके वर्किंग कमेटी से ये जो बयान फिलिस्तीन के लिए निकल कर आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे ख्याल से उनको देश के साथ खड़ा रहना चाहिए था, देश की पॉलिसी के साथ खड़ा रहना चाहिए था। हाँ, आपकी इसका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं, हम देश के अंदर इसका एक पटल पर चर्चा कर सकते हैं, पर एक वर्किंग पार्टी की वर्किंग कमेटी से ऐसा प्रस्ताव निकल कर आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, अभी सौरभ जी कह रहे थे कि हम गांधी के देश से आते हैं। गांधी जी ने ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है, उन्होंने कहा है ले ली हमने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो जब एक इतना बड़ा मुल्क बिना ढाल के आजादी ले सकता है, बिना खून बहाए ले सकता है, जैसा कि हम सब मानते हैं, तो फिलिस्तीन और इजराइल का सॉल्यूशन भी इसी मार्ग से निकलेगा। गांधी जी ने हमेशा ये मार्ग प्रशस्त किया है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप लेकिन अब आप लोग का स्टैंड बदल गया ना, आप लोग तो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही थी उसका यहाँ पर समर्थन भी नहीं दिख रहा, और आप कह रहे हैं कि हाँ वक्त के साथ नीति बदलती है, तो नीति आप लोग ने बदल दी। राम पांडे जी, वक्त के साथ नीति बदलती है और बीजेपी सरकार ने यहाँ पर नीति बदल दी है, लेकिन आप लोग अभी भी उसी पुरानी नीति पर क्यों डटे हुए हैं? क्यों आप लोग उसमें स्टैंड रखे हुए हैं? अगर वक्त बदला है तो नीति बदलनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हम देखें व्यापारिक दृष्टि से इजराइल के साथ आप मजबूत स्थिति में है, डिफेंस सेक्टर में बड़े बड़े डील इजराइल के साथ होते हैं, तकनीकी क्षेत्र में, कृषि की तकनीकी क्षेत्र में, बड़े तकनीकी क्षेत्र में इजराइल के साथ हमारी डील होती है। फिलिस्तीन की तरफ से बात के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो वक्त के साथ विदेश नीति क्यों नहीं बदलनी चाहिए? आप लोग पुराने स्टैंड में क्यों कायम है? कौन पुराने स्टैंड पर कायम है? विदेश नीति क्या होती है भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है। सारे अनपढ़ लोग बैठे हुए, ज्ञान की कमी है, चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। सरपंच का चुनाव हो, विधायक का हो, सांसद का हो, पार्षद का हो, इन्हें क्या पता विदेश में क्या चल रहा है। भेज दिया गया, मोदी जी आप फिलिस्तीन जाइए। मोदी जी फिलिस्तीन जाते हैं, मोदी जी गए फिलिस्तीन, और वहां फिलिस्तीन के जो भी प्रमुख हैं, राष्ट्रपति अब्बास, उनको गले मिलते हैं और कहते हैं फिलिस्तीन को भारत का अटूट समर्थन है। किस बात का समर्थन था? फिर मोदी जी आर्थिक सहायता देते हैं फिलिस्तीन को, $25 मिलियन की सहायता देते हैं। तो वो आर्थिक सहायता फिलिस्तीन को नरेंद्र मोदी जी ने किस बात की दी थी? अब 4 लाइन का ट्वीट करते हैं इजराइल के साथ है। तो ये काम अनपढ़ लोगों का नहीं है। फिलिस्तीन से आप गले मिलते हैं, फिलिस्तीन आप जाते हैं, फिलिस्तीन को पैसा देते हैं, तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं पीएम मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं। थोड़ा क्लियर कर दीजिए आप भी। आप पप्पू की नीति क्या है ये बताइए ना। पप्पू की नीति क्या है? ठीक है, इस तरह के शब्दों का नहीं, फिर हमारी डिबेट कहीं और चले जाएगी। नहीं, इन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? आपने क्यों नहीं रोका उस समय? एक अनपढ़ प्रधानमंत्री क्यों बोला गया? नहीं, ठीक है, मैं दोनों से आप लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। राम मंडी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, लेकिन शब्दों का ध्यान रखिएगा। क्या होनी चाहिए? विदेश नीति क्या है? आज ये राम पांडे जी यहाँ से बताकर जाए कि वो पप्पू जो हर बार फेल होता है, जिसको ये लॉन्च करने के लिए अपना रॉकेट लगाते रहते हैं, उसकी विदेश नीति क्या है? फिलिस्तीन को पैसा दे रहे हैं, विदेश नीति क्या है? हमारा स्टेट क्लियर है, दुनिया में बताइए पप्पू की विदेश नीति क्या है? ठीक है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं हमें। ठीक है ना, मैं ठीक है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा शब्दों का ध्यान रखें, बड़े नेता है, ठीक है ना। हाँ, मोदी जी को पहना दिए जाते हैं, चश्मा लगा दिया जाता है, जाओ फिलिस्तीन। उन्हें नहीं जाना है कि नहीं जाना है, वो उनमें थोड़ी सी कमी है। उनको तो पूरी दुनिया घूमने का शौक है। ठीक है, पॉइंट में आते हैं राम पांडे जी, पॉइंट में आते हैं। मैं जो आपसे पूछ रहा था, पॉइंट में आते हैं। मैं जो आपसे पूछ रहा था, आप कह रहे हैं कि मोदी जी वहां गए, पैसे का दिया, वहां पर मदद की, वो सब नहीं करना चाहिए था। उसको क्लियर कीजिए ना आप, क्योंकि अभी वर्किंग कमेटी जो आप लोग की मीटिंग हुई, उसमें तो आप लोग ने प्रस्ताव पारित किया ना कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए, लेकिन उसमें आप लोग ने हमास के अटैक का बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि हमास ने जो अटैक किया इजराइल पर, उसका आपने जिक्र नहीं किया। आप भी वही बात करते हो। क्या शांति की अपील नहीं करनी चाहिए? दुनिया के लोगों को मर जाने दें, बम पटकते थे, धीरे धीरे जापान की तरह बम पटकने लगेंगे। क्या विश्व शांति नहीं होनी चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि कोई भी जनहानि नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। अभी ये रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अल्टीमेट होगा क्या? लाखों लोग मर जाएंगे, फिर शांति होगी। हिटलर ने क्या किया था? करोड़ों मरवा दिए थे, फिर शांति हुई। अल्टीमेट लड़ाई कितने दिन चलेगी? महीने, 2 महीने, साल भर, 10 साल? राम पांडे जी, आप लोग प्रस्ताव पारित कर रहे हैं
फलस्तीनियों के अधिकार का हम समर्थन करते हैं, भाई तो इजरायलियों का भी तो अधिकार होगा ना, उसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? न्यूट्रल तो आप है ही नहीं, आप लोग सिर्फ फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। संक्षेप में फिर मैं जाऊंगा दूसरे हमारे गेस्ट के पास। मैं इजराइल और फिलिस्तीन 40 लाख लोग फिलिस्तीन में, 80 लाख लोग इजराइल में है। पप्पू की विदेश नीति है जिसके तहत इजराइल का ये समर्थन नहीं कर रहा है। शुरू में भी आप किस देश के साथ है? नहीं, हम स्वतंत्र है, हम सच्चाई का साथ देंगे, हम शांति का देंगे, जो सच होगा उसका साथ देंगे। ये नहीं कि फिलिस्तीन जाकर गले मिलेंगे और इंडिया वापस आकर 4 लाइन इजराइल के फेवर में लिख देंगे। अब इजराइल का फेवर क्यों किया जा रहा है, फिलिस्तीन का क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई इजराइल पेगासस दे रहा है, विपक्ष की जासूसी करवा रहा है, ये कारण है क्या? बगल में पाकिस्तान है, वहां दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ है। आप उस वक्त आप जवाब दीजिएगा, अभी यहाँ आ जा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, जिस तरह से अभी हमारी विदेश नीति चल रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या सही डायरेक्शन में चल रही है विदेश नीति? क्योंकि ऐसा अक्सर हमने देखा, कहा जाता था कि अगर आप खुलकर इजराइल का समर्थन करेंगे तो कई अरब देश हमसे नाराज हो जाएंगे और उनसे हमारा बहुत बड़ा व्यापारिक रिश्ता है। लेकिन अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले 75 सालों में पहली बार भारत खुलकर समर्थन कर रहा है इजराइल का, आप इस विदेश नीति को किस तरह से देखते हैं? भागीरथ जी, फिलिस्तीन को लेकर जो भारत की नीति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक वर्तमान सरकार तक उसमें कोई खामी नजर नहीं आती। और हमको बात समझना चाहिए कि जब राष्ट्रीय हित होते हैं, जब राष्ट्रीय कूटनीति होती है, वैदेशिक नीति होती है, उसका जो लक्ष्य होता है अंततः हमारे देश की सुरक्षा होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में हमको फिलिस्तीन का खुल के इससे समर्थन करना जरूरी था, क्योंकि अरब जो देश है वो हमारे विरोध में कहीं चले नहीं जाए, क्योंकि अरब के देशों में बहुत सारा रोजगार होता है। और यह सोचना भी बहुत गलत है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का समर्थन किया, ये सोचना निहायत गलत नजर आता है। उन्होंने इजराइल में हुए आतंकी हमले का विरोध किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम फिलिस्तीन का विरोध करते हैं। आप देखिएगा कि यह फिलिस्तीन ने हमला नहीं किया है, एक आतंकी संगठन ने हमला किया है। तो यदि प्रधानमंत्री मोदी ये लिखते ट्वीट में कि फिलिस्तीन का विरोध करते हैं और इजराइल का समर्थन करते हैं तो समझ में आता है। फिर दूसरी बात यह भी कि देखिए नीतियां बहुत बैलेंस है, इजराइल की हमको बहुत जरूरत है, खासकर तब जबकि वैश्वीकरण का जब युग शुरू हुआ और सोवियत संघ का जब विभाजन हो गया तो एकमात्र महाशक्ति बची थी दुनिया में अमेरिका। दूसरी बात यह है कि यहूदी जो है भारत को दूसरा घर मानते हैं। तो उस दौर में जब वैश्वीकरण के युग में नरसिम्हा राव ने जो अपनी नीतियों को बदला, तो नरसिम्हा राव सरकार ने पहली बार इजराइल से वैदेशिक संबंध स्थापित करने की शुरुआत की थी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आगे बढ़ाया। और इसके बाद अब मोदी जी तक आते हैं तो देखिए इजराइल की हमको बहुत जरूरत है, क्योंकि 1962 में हमारे साथ इजराइल खड़ा था, 1965 में हमारे साथ इजराइल खड़ा था, 1971 में हमारे साथ इजराइल खड़ा था। तो अंततः जो सामरिक तौर पर हमको मदद देता है और जो संकट के समय जो हमारे काम आता है, देखिए रूस चाइना से प्रभावित हो जाता है, अमेरिका हमारा दोस्त है यार, ये कभी स्पष्ट नहीं होता। अभी कनाडा वाले मामले में आपने देख लिया। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ के यहूदी जो है वो भारत पर विश्वास करते हैं। तो हमने आज भी फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया है, भारत ने हमास के आतंकी हमले का विरोध किया है। और भारत की कोई भी सरकार हो वो कभी भी फिलिस्तीन के विरोध में खड़ी नहीं रही, वही नीति बदस्तूर जारी है। भागीरथ जी, मुझे लगता है वाकई बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव सर, क्या इसको समझने में यहाँ पर समस्या हो रही? जिस तरह से ब्रह्मदीप अलूनी जी कह रहे थे कि भारत ने फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया, उसने हमास जो एक आतंकवादी संगठन है जिसने हमला किया है इजराइल पर, उसका विरोध किया है, फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया। लेकिन क्या यहाँ पर अब जो जंग तो वहां पर शुरू हो गई है, गाजा पट्टी में जंग चल रही है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में, लेकिन राजनीतिक जंग यहां पर भी शुरू हो गई है। लेकिन मुद्दा कुछ और है, उसको हर कोई अपने अपने हिसाब से, चाहे कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी, अपने अपने हिसाब से उसको पेश कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है भागीरथ जी कि जंग वहां हो रही है और जुबानी जंग अपने देश में हो रही है। जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जैसे विदेश मंत्रालय है, प्रधानमंत्री जी का बड़ी जल्दबाजी में आनन फानन में जो सबसे ज़्यादा मुखर होकर के एक ट्वीट आ गया इजरायलियों का समर्थन करने वाली बात। तो मेरा एक चीज़ और भी कहना है, जो हमास ने जो अटैक किया है, निश्चित रूप से उसकी निंदा की जानी चाहिए, जिसमें हजारों लोगों के मतलब जान माल का खतरा हुआ, मौतें हुई, लोगों को जो है बंधक बनाया गया और तमाम चीज़ें आई सामने। तो उसकी तो
कड़ी निंदा होनी चाहिए और इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मामला दो देशों के बीच का है। अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे कि हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कह सकते हैं। आपने देखा होगा उसी तरह जैसे तालिबान को नहीं कह सकते क्योंकि तालिबान की सरकार है जी। तो अब ये जो पूरी भूमिका है वो एक अलग टाइप की है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश की जो राजनीति है कहीं न कहीं किसी न किसी को लिंक कर लेते हैं। जैसे अब आतंकवादियों का समर्थन कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बोलती है कि वहाँ पर जो है नागरिकों की जो है सुरक्षा होनी चाहिए, ये सब सारी उनके अधिकारों की बात करती है। तो हमारे देश में ये जंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इवन मैंने देखा, अभी सुबह से भी देख रहा हूँ और जब से हमला हुआ है हमारा मीडिया भी, हम लोग भी लगते हैं उसी जंग में शामिल हो जाते हैं। जंग कहीं और है, शामिल हम पूरा का पूरा जो सिस्टम हो जाता है। हमारे यहाँ के राजनीतिक दल भी शामिल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अभी मैं सुन रहा था अपने रक्षा विशेषज्ञ को कि वो बता रहे थे कि हमारा इजराइल हमेशा से साथी रहा, ये रहा दुनिया। भारत ने उनको मान्यता दिया 1950 में। आप समझिए एक स्वतंत्र देश की मान्यता दिया, उसके पहले नहीं दिया था। इजराइल चूँकि डोमिनेटेड है किससे, अमेरिका से। अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन करते हैं। जब जो है ये जो फिलिस्तीनी मुक्त मोर्चा जो है लेकर के यासिर अराफात इसको लीड कर रहे थे, तो उस समय भारत ने गुट निरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन, एक संगठन बनाया था और पूरा जो है फिलिस्तीन का समर्थन किया था। बाद में भी हम बयान भी सुन रहे थे जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात को इंगित किया कि ये जो है वहाँ के लोगों की ज़मीनों को वापस करना चाहिए जी। सारा झगड़ा क्या ज़मीनों का लेकर के। लेकिन एक चीज़ और भी देख रहे होंगे कि ये झगड़ा जो है यहीं तक नहीं सीमित है। जो जिस तरह की बात है, अब देखिए हमास के साथ मतलब फिलिस्तीन के साथ जो है लेबनान आ गया, ईरान आ गया, लीबिया आ गया, मतलब ये बहुत सारे खाड़ी के देश आ गए। तो जहाँ तक कूटनीति का सवाल है, हमको ये लगता है कि कूटनीति को थोड़ा बैलेंस करनी चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमें चूँकि भले प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा हो जी, मैंने उन्होंने समर्थन नहीं किया खुले तौर पर इजराइल का, लेकिन उसको जो है वो समर्थन जो है हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में जो यहाँ की जो हिंदुस्तान की राजनीति है और पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मुझे लगता है जो शुरुआत आपने की जंग तो वहाँ हो रही है, लेकिन जुबानी जंग यहाँ पर शुरू जी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सौरभ दुबे जी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप इसको क्लियर कीजिए, असली जंग किसके बीच में हो रही है? इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में हो रही है या इजराइल और हमास के बीच में हो रही है? मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि हमास में जो सरकार है या हमास में जिसका कब्जा है वहां पर पैलेस्तीन सरकार की बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो इसमें यहां पर किसकी जंग चल रही है? क्योंकि अगर पैलेस्तीन और इजराइल की बात होती है तो यहां पर फिर डिप्लोमेसी की बात होगी कि भारत की विदेश नीति क्या होगी। लेकिन अगर हमास और इजराइल की जंग की बात होगी तो यहां मुझे लगता है जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादी जो हमला हुआ है इजराइल के ऊपर, हम बिल्कुल उसके विरुद्ध खड़े हुए हैं और इजराइल के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए, जंग किसके बीच में चल रही है एक्चुअली, इजराइल पैलेस्तीन या इजराइल हमास के बीच में? भागीरथ जी, सबसे पहले मैं अपनी राय स्पष्ट कर दूं। जैसा कि कुछ देर पहले मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे मान्यवर ने कहा कि मैंने कहा है कि हमास को हम आतंकवादी संगठन नहीं कह सकते, लेकिन ये बात अधूरी है क्योंकि हमें आतंकवाद की एक परिभाषा, अंतरराष्ट्रीय परिभाषा बनानी पड़ेगी। आतंकवाद के एक मानक तय करने पड़ेंगे। मेरे कह देने से या आपके कह देने से या किसी और के कह देने से कोई आतंकवाद हम घोषित नहीं कर सकते। लेकिन इसमें सौरभ जी इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। ऐसे कई देश है जिन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया, ऐसे कई देश है और वो भी बड़े बड़े देश है। तो क्या वो आतंकवादी संगठन घोषित नहीं हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे देश भी है जिन्होंने उसको आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। जी भागीरथ जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। चूंकि हमें दुनिया भर के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये नहीं होना चाहिए कि 10 देशों ने मान लिया कि ये संगठन इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए और अगले 10 देश या 12 देश नहीं मान रहे। इस तरह से सिस्टम नहीं चलेगा। हमें पूरी दुनिया के लिए एक माकूल व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें हम ये तय कर सके कि फला इस तरह के हिंसा करने वाले संगठन जो निर्दोषों की जान लेते हैं, जो बेकसूरों पर अत्याचार करते हैं, जो खून बहाते हैं। हालांकि इसको लेकर बहुत
बहुत चर्चा होती रही उसमें, और हमारे जी। पीएम मोदी भी कहते रहे कहीं हमें एक बनाना पड़ेगा पॉलिसी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये खराब आतंकवाद है या अच्छा आतंकवाद, ठीक है, लेकिन वो जो मेरा सवाल था, जी बिल्कुल, जो मेरा सवाल था कि आखिर जंग किसके बीच में हो रही है? ये इजराइल हमास के बीच में जंग हो रही है जिसको कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, या इजराइल फिलिस्तीनियों के बीच में हो रही है? क्योंकि मुझे लगता है उसी के हिसाब से विदेश नीति या जो जनता हमारे सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो इसको समझ पाएंगे। देखिए, भारत की विदेश नीति तो वसुधैव कुटुंबकम रही है। अब जंग किसके बीच चल रही है ये मैं आपको बता देता हूं। ये जंग कोई 2-4-10 दिन की नहीं है, ये जंग बहुत पुरानी चल रही है। यहूदी वहां गए तो यहूदी जाकर, यहूदियों ने कोई जमीन शुरुआत में कब्जा ही नहीं। इजराइल जो आज है, वहां जो यहूदी बसे हुए तो यहूदियों ने जमीन खरीदी है और पैसे देकर खरीदी है। ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है। गौर फरमाइएगा, स्क्रीन शेयर कर रहे सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जब देश के संसाधन बिकते हैं तो बाद में क्या स्थिति होती है। ये फिलिस्तीन इसका एक बेहतर उदाहरण है। हम देख सकते हैं बाद में वहां इजराइल बस गया। इजराइल बसने के बाद में गाजा पट्टी पर हमास ने कब्जा ले लिया और फिलिस्तीन ने वहीं नजदीक के एक क्षेत्र में कब्जा ले लिया। अब जो जंग चल रही है वो प्रमुख तौर पर हमास और इजराइल के बीच चल रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि फिलिस्तीन का जो है समर्थन नहीं है। कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का, हालांकि फिलिस्तीन कभी इस तरह से हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करता, लेकिन जो हमास है, हमास तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का एक समर्थन है। और उसके अलावा अरब देशों को भी कहीं ना कहीं अरब देशों की तरफ से भी एक समर्थन है फिलिस्तीन को। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, जो यहूदी हैं, वो जाकर बसे हैं। अब उसका कोई निदान नहीं है। अब बसाए किसने? ये सब बीज बोए हुए अंग्रेजों के हैं। ब्रिटेन का वहां पर मुझे लगता है कि ये बहुत अहम सवाल है। मैं जब आऊंगा कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। ठीक है सौरभ जी, मुझे लगता है बहुत एक अहम सवाल है, और मुझे लगता है शायद इसी में पूरा मामला फंसा हुआ है कि इसका समाधान कैसे होगा। क्योंकि अगर इसका समाधान बहुत आसान होता तो अभी तक इसका समाधान हो चुका होता, लेकिन यहीं पर बहुत बुरी तरह से मामला फंसा हुआ। लेकिन अमित तिवारी जी, देखिए, मैंने फिर वही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपने भी बाइट सुनी होगी कि वो क्या कुछ कहते हैं, और साहब मुझे लगता है उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब विदेश नीति हमारी बदली सी दिखाई देती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ ये भी कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, और जिस तरह से खुलकर इजराइल का यहां पर समर्थन किया जा रहा है, भले आप लोग कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों का यहां पर विरोध कर रहे हैं, हम कोई इस तरह से हम फिलिस्तीन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, उसकी तारीखों की घोषणा हो चुकी है, इसको देखते हुए खुलकर यहां पर समर्थन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपके वोटरों को यहां पर एक मैसेज दिया जा रहा है। और इसलिए शायद जल्दबाजी में कांग्रेस को भी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर और एक प्रस्ताव पारित करना पड़ा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। क्या आप लोग अपने अपने वोटर को मैसेज दे रहे हैं? नहीं भगीरथ जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय समय पर यह कहा है कि टेररिज्म गुड या बैड नहीं हो सकता। टेररिज्म है, और पूरे विश्व को इस पर एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगता अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी से हमास को यह संदेश जाता कि अहिंसा परमो धर्मा। मुझे अच्छा लगता कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी से हमास को यह संदेश जाता कि अगर इजराइल आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप अपनी दूसरी गाल दीजिए, कभी तो इजराइल थकेगा, कभी तो वो अपनी इस हरकत से बाज आएगा। पर ऐसा संदेश नहीं गया। वो इस वहां के आतंकी संगठन के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिस हिसाब से आपने 5 राज्यों के चुनाव की बात की, 5 राज्यों, इजराइल में हिंदू तो रहते नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन में कौन रहते हैं ये हमें और आपको से अमित तिवारी जी, लेकिन आपको ही पता है, सोशल मीडिया में आप जाएंगे, एक तरह से जंग छिड़ी हुई है इजराइल के सपोर्ट में। आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, ये सब जंग छिड़ी हुई है, आपको ही पता है। मुझे लगता है शायद बताने की जरूरत नहीं है। एक विदेश नीति है देश का, एक विदेश नीति है हमारे देश की, उसके स्टैंड में लोग खड़े हैं, उसके समर्थन में लोग खड़े हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से फिलिस्तीन के लिए या वहां के आतंकी संगठन हमास के लिए अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है, तो ये इन आने वाले 5 राज्यों में एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश है, और ये छुपी हुई बात नहीं है। जो व्यक्ति आज यहाँ पे कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी चाइना का एजेंट, चाइना का एक पप्पू बन के काम कर रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, इस पर चाइना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
तो कांग्रेस की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आज इजराइल और फिलिस्तीन की बात है तो चाइना ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, कांग्रेस भी। तो जो एमओयू साइन हुआ है ये नया, लेकिन ये नया पॉइंट दिया, मैं इस पर जरूर पूछूंगा हमारे जो विदेश मामलों की जानकार है कि आप कह रहे हैं चाइना के कारण इस तरह के विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयान आए, ठीक है, लेकिन मुझे बस एक लाइन में आप ये बता दीजिए, हमास का ही विरोध है ना जो आतंकवादी संगठन है कई देशों ने किया, फिलिस्तीन का विरोध तो नहीं कर रही है आपकी सरकार, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के ट्वीट से ही क्लियर है। हाँ, और हमारे ठीक है, पैनल पे तो इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रहा, लेकिन संक्षेप में, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने भी तो यही कहा भाई हम फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करते हैं, फिर आप उनको क्यों कह रहे हैं कि आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं? इन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम हमास का समर्थन करते हैं। फिलिस्तीन तो हमला कर नहीं रहा है भगीरथ जी, ये समझने वाली बात है। हमला वहां पर आतंकी संगठन हमास कर रहा है। तो अगर आप फिलिस्तीन के, आपको तो सॉलिडारिटी इजराइल के साथ दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, आपने जो सवाल किया, ये सवाल पूछ लेता हूं राम पांडे जी भाई, जैसे देखिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं भाई हम फिलिस्तीन का विरोध कर ही नहीं रहे, हम तो उस आतंकवादी संगठन का विरोध कर रहे हैं जिसने इजराइल में हमला किया और कई देशों ने उसको आतंकवादी संगठन कहा है। तो जब हमला हमास कर रहा है और हमास और इजराइल के बीच में जंग चल रही है, तो फिर आप फिलिस्तीन के अधिकारियों की क्यों बात कर रहे हैं? आप हमास पर कुछ कहिए ना कि हमास ने जो हमला किया गलत किया है। राम पांडे जी, अब मैंने कहा ना, ये लोग अनपढ़ हैं, इनको पता ही नहीं है। सबसे पहले इसी बात की निंदा की गई, आप पढ़े लिखे हैं, आतंकवादी जो कार्रवाई हुई है या इजराइल के जो लोग मारे गए हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। सबसे पहले यही कहा गया है और उसके बाद फिर शांति की अपील की गई है। लेकिन क्या करें, अब बताइए, अभी आप भी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमास को आतंकवादी संगठन दुनिया के कई देश मानते हैं। और हमास और फिलिस्तीन में कोई अंतर रेजोल्यूशन में हमास का नाम क्यों नहीं लिया? हमास के लिए संदेश क्यों नहीं जारी किया कि हमास को क्या करना चाहिए? जब पूरी दुनिया हमास को, फिलिस्तीन को आतंकवादी देश मानती है, इजराइल के साथ होनी चाहिए, आप क्या करने दिखा रहे हैं? और जितने भी देश आतंकवाद को आर्थिक सहायता करते हैं, नरेंद्र मोदी जी हर उस देश में गए जो देश आतंकवाद को आर्थिक सहायता देते हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, जितने भी देश हैं, जिनका भी नाम लें, पाकिस्तान हो या फिलिस्तीन हो, जहां भी आतंकवाद है, सबको आर्थिक सहायता जिन देशों से जाती है, उन देशों में नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, गले मिलते हैं। राजनाथ सिंह जी से गले नहीं मिलते हैं। वो बहुत आप एक अजीब तरह की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपकी कभी केंद्र में सरकार आएगी तो क्या आप इन देशों में नहीं जाएंगे? क्या आप किस तरह की बातें करें? ठीक है, मैं सीधे पॉइंट पे सवाल करता हूं कि क्या चुनाव आने वाले हैं 5 राज्यों में, इसलिए आप लोगों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलानी पड़ी, प्रस्ताव पारित करना पड़ा, और जब जंग और हमास और इजराइल के बीच में चल रही तो आप फिलिस्तीन के समर्थन की बात कर रहे हैं और आपने बिल्कुल जिक्र नहीं किया इजराइल में जो आतंकवादी हमला हुआ उसका। चुनाव के कारण मेरी अब बात सुनिए। मान के चलिए हिंदुस्तान में 15% मुस्लिम है, 85% हिंदू है। क्या 15% से किसी की सरकार बन सकती है? कोई मूर्ख होगा कि जो केवल 15% के लिए फिलिस्तीन का और पाकिस्तान का या सऊदी अरब का सहयोग करेगा। आपके नेता पाकिस्तान में जाके समर्थन मांगते हैं, आपके नेता पाकिस्तान में जाके समर्थन मांगते हैं। अरे आप भी मुझे लगता है अनपढ़ हो, आप ऐसे अनपढ़ जैसे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं पांडे जी? आपका जवाब है, आपके नेता का जवाब है पाकिस्तान में जाकर क्या बोला है, तो मुझे लगता है कि उसको बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी फिलिस्तीन गए, नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन जाते और आप समर्थन कर रहे हैं उनका। आपने मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूं, आप ही पता नहीं क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट में नहीं कहा आपने कि नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन क्यों गए, नरेंद्र मोदी जी ने फिलिस्तीन का सहयोग क्यों किया, अटूट समर्थन क्यों दिया, वो आर्थिक सहायता क्यों की? तो आप तो यही चाहते हैं ना, अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, तो उसमें समस्या क्या? मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं? ये नहीं होना चाहिए, मुझे क्लियर कर दीजिए। आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो पीएम मोदी गए थे फिलिस्तीन वो नहीं जाना चाहिए, आप ये कह दीजिए मुझे। आप नहीं, आपने क्यों नहीं पूछा सवाल? आपने अपने मैं तो वो सवाल पूछूंगा ना जो रिलेटेड होगा, आप मुझे मत बताइए मुझे क्या सवाल करना, आप जवाब दीजिए। समय कम है, समय कम है, 10-15 सेकंड। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, कई पत्रकार जेल में पड़ते हैं, की बात मत कीजिए। आपकी प्रवक्ताओं की मजबूरी, आपको एक लाइन फॉलो करना पड़ता है। आप अपने जवाब दीजिए। भागीरथ जी कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर। मैं आऊंगा समय कम। भागीरथ जी कुछ कहना, राम पांडे जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राम पांडे जी इतना डर अच्छा नहीं है।
राम पांडे जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए, प्लीज बीजेपी प्लीज की चमचागिरी कर रहे हैं, बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं। राम पांडे जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर की तरह बनिए, राम रमेश पांडे कुमार जी की तरह प्लीज बनिए, अपनी बात कंप्लीट बीजेपी कीजिए, के प्लीज जूते उठा रहे हैं। प्लीज। शर्म आती है मुझे। बीजेपी कितनी गुलामी नहीं है आपको। एक सवाल नहीं, नरेंद्र मोदी पर बोला जाता है आपका, आपको ऐसा लगता है कि आज ही चैनल बंद हो जाएगा, इतना डर ठीक नहीं है। आपकी बात कंप्लीट हो गई, ठीक है, चलिए नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं हुई। ठीक है। आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। आपको एंकरिंग राम आती पांडे नहीं जी है। मैं आपसे आपको सवाल निस्बत कर रहा हूँ, आप होना जवाब चाहिए। पता नहीं कहाँ का दे रहे नहीं हैं कर रहे, आप, नहीं मुझे कर लगता है रहे, जवाब नहीं है आपके पास। आप- ठीक है ठीक है, जवाब नहीं है आपके पास, मुझे लगता है, ठीक है। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, ठीक है। सौरभ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कीजिए, कीजिए। आतंकवादियों को आर्थिक सौरभ जी। सहायता दी जा रही है हाँ। और आप उनका समर्थन कर रहे सौरभ हैं। जी संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे थे। सौरभ जी फटाफट। जी मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, हाँ। वो ये कि ये जो राजनीति हो रही है भारत में, खास तौर से अंतरराष्ट्रीय मसलों पर, क्या भारत इस तरह का देश बन चुका है कि यहाँ अंतरराष्ट्रीय मसलों पर राजनीति की जाए? अभी वो वक्त नहीं आया है कि जो स्थानीय हिंदू जनता के मुसलमान बीच करना है। अंतरराष्ट्रीय बस पैसा मिलता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से आपके हिंदू मुसलमान पर डिबेट ठीक है कराई ठीक है जाए ठीक है, वही बिल्कुल हम इसी पर बातचीत करेंगे, जंग वहां हो रही है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी आप शुरू की, ठीक है। ब्रह्मदीप अलूने जी, ब्रह्मदीप अलूने जी, जिस तरह से बीजेपी नेता ने एक सवाल उठाया था कि चाइना ने आप फलस्तीन का समर्थन किया है, इसलिए अब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आए, आप इससे कितना सहमत हैं आप? मैं यहाँ कि चाइना बीच में कहां से आ गया? ठीक है, सौरभ जी मैं आऊंगा आपके पास, समय बात नहीं करूंगा, ऐसी नहीं करूंगा जो कि किसी को हजम ना हो। नहीं, ठीक है ठीक है, आप सौरभ लोगों जी को प्लीज। बड़ी आसानी से हजम हो जाएगी। ठीक है, बात यह है कि क्या देश में इस तरह की स्थिति परिस्थिति है कि हम दूसरे देशों के बारे में चर्चा करें और दूसरे देशों के विवाद को सुलझाने के लिए झंडा उठाकर हम निकल पड़े? नहीं, ठीक है, इसी पर हम बात करें, ठीक है। पहले एक सवाल इंपॉर्टेंट सवाल, ब्रह्मदीप अलूने जी, क्या इसमें चाइना का आना जरूरी है? जिस तरह से कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि चाइना के कारण इस तरह से विपक्षी नेताओं की तरफ से बयान दिए गए, ठीक नहीं हो रही। राम है। ब्रह्मदीप अलूने जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, सौरभ जी आऊंगा आपके पास, सौरभ जी मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, प्लीज थोड़ा समय का, मैं सौरभ जाऊंगा आपके पास। भागीरथ जी मुझे 1 मिनट का वक्त और दीजिए, बस 1 मिनट का वक्त और दीजिए। थोड़ा समय कम है, जी मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एक जाल फेंका गया, मान लिया कि ये जाल फेंका गया, लेकिन आप लोगों को भी क्या जरूरत है कि इस जाल में फंस जाना है? ठीक है, सौरभ जी आपकी बात आ गई, ठीक है, सौरभ जी आपकी बात आ गई, ठीक है। ब्रह्मदीप अलूने जी, चाइना क्यों आ गया बीच में, ये बताइए। बीजेपी के नेता चाइना की बात कर रहे हैं इसमें, हम शांति की ब्रह्मदीप जी। आप कह रहे हैं आतंकवाद फैला रहे हैं। इतनी अकल नहीं है, शांति की अपील को आप आतंकवाद। ठीक है, राम पांडे जी प्लीज, देखिए हो गया, प्लीज। शांति की अपील की हमने। ठीक है, आपकी बात नोट हो गई, आपकी बात नोट हो गई, प्लीज, ठीक है। हाँ ब्रह्मदीप जी प्लीज, कांग्रेस ने शांति की अपील की, आप बोलिए कांग्रेस ने शांति की अपील की। राम पांडे जी आपने बोल तो दिया, जनता ने सुन लिया, प्लीज थोड़ा सा शांत। जो आप बोलिए, कांग्रेस ने आपने बोल दिया राम पांडे जी, प्लीज थोड़ा सा शांत। ब्रह्मदीप जी, आप क्यों आतंकवाद फैला रहे हैं? ब्रह्मदीप जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। हाँ अरे राम पांडे जी पानी पीजिए। ब्रह्मदीप जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। जो भारत की सरकार है उसका स्टैंड महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक लोकतांत्रिक सरकार है। दूसरी बात यह है कि चूंकि फिलिस्तीन में कोई लोकतांत्रिक सरकार होती तो भारत इसका समर्थन करता, इसलिए भारत की कोई राजनीतिक पार्टी क्या कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक चीन की बात है, तो चीन बहुत महत्वपूर्ण है मध्य पूर्व के लिए, क्योंकि मध्य पूर्व में चीन हावी हो रहा है और मध्य पूर्व में चीन को हावी होने से रोकने के लिए जरूरी है कि भारत, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के आपसी संबंधों को मजबूत किया जाए। इसलिए, और दूसरी बात मैं यहाँ यह भी कहूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, भारत एक विविधतापूर्ण देश है, हमारे लिए बहुत संवेदनशील बात है ये। तो हम यदि वास्तव में देशभक्त है, हम यदि वास्तव में राष्ट्र की चिंता करते हैं, तो हमको इस देश की विविधता की चिंता करना पड़ेगी। लेकिन बीजेपी नेता जो कह रहे थे कि चाइना ने फलस्तीन का समर्थन किया, इसलिए अब यहाँ पर हमारे भारत में भी राजनीति में अब चाइना आ गया, क्या इससे आपको सहमत है? देखिए, मैं इस बारे में इससे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे लिए भारत की विदेश नीति महत्वपूर्ण है और भारत की विदेश नीति को मैं बहुत बेहतर तरीके से देखता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके मोदी जी तक। तो वर्तमान में जो हालात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि इजराइल के पक्ष में हमने स्टैंड सरकार ने लिया है, लेकिन फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, मानवाधिकार का सम्मान करने वाले देश है और हम किसी आतंकी संगठन के साथ
खड़े नहीं हो सकते, इसलिए सरकार का स्टैंड बेहतर है। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल क्लियर है। आरपी श्रीवास्तव सर, बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि आतंकवाद के विरोध में भारत खड़ा हुआ है, फिलिस्तीन के अधिकारों का वो भी समर्थन करता है, लगातार बोलता है। इसलिए जिस तरह राम पांडे जी कह रहे थे कि फिलिस्तीन क्यों गए मोदी जी, मुझे लगता है इसलिए गए क्योंकि फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करते इसलिए गए होंगे। ठीक है, ठीक है, राम पांडे जी आपने बोल दिया, प्लीज आरपी श्रीवास्तव सर, शांति की अपील कर रही है कांग्रेस। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपने कहा शांति की अपील की, ठीक है ना आरपी श्रीवास्तव सर, लेकिन क्या चुनाव आने वाले हैं कुछ महीने बाद, इसलिए इस तरह से बयान देखने को मिल रहे हैं हम सामने? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, आपसे नहीं, श्रीवास्तव सर। देखिए, दोनों बातें हैं। जैसे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो है, जो जिस तरह से इजराइल का विरोध नहीं किया, और मतलब इसका समर्थन, विरोध नहीं किया फिलिस्तीन का, और इजराइल का समर्थन किया, ठीक है। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस ने भी कहाँ जो है हमास का समर्थन किया, उन्होंने भी शांति की अपील की है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। शांति की अपील को सुन नहीं रहे ना भाई साहब, बहुत बोलिए, आपकी बात कर रहे हैं, भाईचारा हो। राम पांडे जी आप की बात कर रहे हैं। आपने पांडे जी बहुत बोलिए, आपने हो गए। अरे भाई राम पांडे जी आप जो कह रहे हैं, श्रीवास्तव सर यही कह रहे हैं, आप की बात का समर्थन कर रहे हैं। समझने को खाली नहीं है भाई, शांति की भाषा को नहीं समझते। शांति क्या होती है? अरे आप समझने खाली क्यों नहीं है भाई? आप जो मैं बोल रहा हूँ सुन तो लो। समझा जाता है क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ सुन तो लो भैया। तो नरेंद्र मोदी राम पांडे जी सुनिए, तो आप जो कह रहे हैं श्रीवास्तव जी वही कह रहे हैं, आप ही का समर्थन कर रहे हैं, आप ही की बात का। नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी ने हमास को फिलिस्तीन को पैसा क्यों दिया? राम पांडे जी आप ही का समर्थन कर रहे हैं, कोई अगर आपकी बात का समर्थन कर रहा है सुन तो लीजिए आप। चैनल क्या बताएगा? सवाल पूछिए, नरेंद्र मोदी जी ने हमास को फिलिस्तीन को ऐसे पैसा लोगों दिया? को छोड़ के रखती है प्राइम टाइम डिबेट्स का समय बर्बाद करने के लिए, ये उसी के कैटेगरी में आते हैं। श्रीवास्तव सर समय का वो मेरा ये कहना है, झूठ बोलेंगे तो विरोध करूंगा मैं। कांग्रेस ने शांति की अपील की है। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये उठता है, बिठा रखिए आपने पप्पू के पार्टी के प्रवक्ता। आप अरे तो झूठ क्यों बोलोगे? झूठ के विरोध में तो लड़ाई चल रही है। अमित तिवारी जी, राम पांडे जी, मुझे देखिए ऐसा लगता है आप लोग दोनों बड़े वरिष्ठ नेता, प्लीज और आप लोग बड़े वरिष्ठ नेता है, जनता आप लोग को देख अरे जब कांग्रेस ने हमास का समर्थन ही नहीं किया है तो आप झूठ क्यों फैला रहे हो? कांग्रेस ने शांति वही तो कह रहे हैं श्रीवास्तव जी, आप सुन तो लीजिए। आप झूठ क्यों फैला रहे हो? राम पांडे जी श्रीवास्तव जी वही तो कह रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। आप ही की बात का समर्थन कर रहे हैं, जो आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। प्लीज थोड़ा सा राम पांडे जी प्लीज आप सुन लीजिए प्लीज। श्रीवास्तव सर देखिए क्या है, जहाँ तक सरकार का स्टैंड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे चाइना है, आप खाड़ी के देशों में अपना प्रभुत्व बना रहे थे, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना और अमेरिका के बीच में आप देखें प्रतिद्वंदिता पहले से है। सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी स्टैंड रखा है, खुल के समर्थन किया है, या फिलिस्तीनी को का जो है विरोध नहीं किया है, ठीक वही बात देखिए हमारे देश के क्यों रहे हो आप? बोलो ना क्यों गए मोदी जी वहां? अरे यार राम पांडे जी मैनेजिंग एडिटर है स्वदेश न्यूज के, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं। अरे हम क्यों बोले भाई, हम जो हकीकत सुनो ना, आप हकीकत तो सुनिए। उसके मैनेजिंग एडिटर है, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं। प्लीज सुन लीजिए आप, प्लीज राम पांडे जी प्लीज, स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर है, प्लीज सुन लीजिए, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं प्लीज। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी हिंदुस्तान में चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष या विपक्ष हो, हमेशा इस तरह के बयान आते हैं जो एक दूसरे को, कोई नहीं चाहता कि दुनिया में युद्ध हो, हमारा देश शांति चाहता है, और हमें लगता है कि सारे दल लगभग यही सोचते हैं। जहाँ तक सवाल फिलिस्तीन का था और हमास का हमले का था, देखिए क्या है, हमला तो हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। क्या रूस ने जो है यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को आतंकवादी थोड़े बोल देंगे? सवाल ही नहीं उठता। वो दोनों देशों के बीच की बात है। यहाँ स्थिति ये है कि हम वहाँ पर झगड़ा कहीं और हो रहा है, युद्ध कहीं और हो रहा है, और जुबानी जंग और युद्ध सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ राजनीतिक दलों में। वही कह रहा था, क्या ये चुनाव के कारण बिल्कुल 5 राज्यों में और अगले बार लोकसभा चुनाव के साल में कहीं भी कोई मुद्दा मिलेगा, अगर विपक्ष कुछ करेगा तो सत्ता पक्ष या भारतीय जनता पार्टी के लोग लपक लेंगे। और ठीक वही स्थिति उनके साथ है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा मुद्दा आता है तो उसको पकड़ के, भारत में क्या है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चुनाव है, चुनाव का माहौल है, और इसमें हर दल जो है एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। तो लेकिन कहाँ उस युद्ध से हिंदुस्तान का सिर्फ
जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति को लेकर के लेना देना है। बाकी इन झगड़ों से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव है इसलिए सारे दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बिल्कुल। सौरभ द्विवेदी जी, ये जंग अभी जो शुरू हुई यहाँ पर, ये जंग कहां तक जाएगी और क्या जिस तरह से अभी अमेरिका की तरफ से असला बारूद दिया जा रहा है, क्या इसमें कुछ और देश भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अरब कंट्री तो खुलकर फलस्तीन का, हमास का समर्थन कर रहे हैं, ईरान की संसद में खुशियां मनाई गई है, तो क्या इसमें कुछ और देश भी शामिल हो सकते हैं? और इसका आगे चलकर हमारी भारत की विदेश नीति में क्या कुछ ध्यान रखने वाली बात होगी और पूरे वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर होने वाला है, मैं चाहूंगा वो बताइए सौरभ जी। भागीरथ जी, आप अनुमान लगा सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के मामले का क्या हुआ। हम इनको दिनों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि ये 10 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, 20 दिन चलेगी या महीने भर चलेगी, लेकिन रुक रुक कर ये स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी, रुक रुक कर ये जंग चलती ही रहेगी, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही है। अब ये जंग जो है कोई 2, 4, 10 दिन की नहीं, लेकिन क्या इसमें संभावना है दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं इस जंग में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं भागीरथ जी, इस बात की उम्मीद बेहद कम है। हमने देखा यूक्रेन के, हालांकि बयानबाजी होगी, बयानबाजी हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जब भी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो बयानबाजी भी होती है और पीछे के रास्ते बैकडोर से मदद भी की जाती है, लेकिन फ्रंट में आकर कोई इतनी हिमाकत करे कि खुद जो है लड़ने के लिए दूसरे देश इसमें शामिल हो। ठीक है। एक लास्ट सवाल मैं ब्रह्मदीप अलूनी जी से पूछ लेता हूं। ब्रह्मदीप जी, आगे के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए भारत की जो विदेश नीति है इस मामले में, इस जंग के मामले में और कैसी होनी चाहिए? क्या अभी जैसी वैसी चलनी चाहिए या परिस्थिति के हिसाब से थोड़ी सी बदलनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से खुलकर भारत समर्थन कर रहा है, कहीं अरब देश नाराज ना हो जाए। देखिए, भारत संक्षेप में प्लीज, समय कम है थोड़ा। हाँ, भारत ने बिल्कुल फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया है। दूसरी बात है कि भारत इजराइल के पक्ष में अपनी सेना को नहीं भेज रहा है, भारत इजराइल को हथियार नहीं दे रहा है, भारत तो सबसे ज्यादा इजराइल से हथियार खरीद रहा है। तो भारत की जो रणनीति है वो नियंत्रण और संतुलन की रणनीति है। आने वाले समय में भारत मध्यस्थता की पेशकश करेगा और निश्चित तौर पर अमेरिका, इजराइल और भारत की जिस प्रकार से मित्रता है, आज जो अमेरिका के विदेश मंत्री वो इजराइल की यात्रा पर गए हैं, तो आने वाले समय में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और मध्यस्थता के माध्यम से ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ी बात की यहाँ पर। हमारे समय भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, अमित तिवारी जी, राम पांडे जी, डॉक्टर सौरभ द्विवेदी जी, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी और आपकी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूनी जी कह रहे थे कि भारत के आगे चलकर इस जंग में बड़ी भूमिका हो सकती है, मध्यस्थता की भूमिका हो सकती है। मुझे लगता है जिस तरह से हर देश भारत की सुनता है, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में भी जंग चल रही थी उस वक्त यूक्रेन ने भी कहा था मध्यस्थता करने के लिए। देखना होगा यहां पर अगर भारत की मध्यस्थता करने से अगर ये जंग रुकती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जंग किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं। इससे कई हजार लोगों का, कई लोगों का इसमें जान माल का नुकसान होता है और जंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन जिस तरह से विदेश नीति चल रही है, क्योंकि यहां पर अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर दिया, विपक्ष की तरफ से फिलिस्तीन के अधिकारों के समर्थन की बात की जा रही है, लेकिन यहां पर जंग वहां पर शुरू हो गई, लेकिन राजनीतिक और बयानबाजी जंग यहां पर चल रही है। क्या चुनाव को लेकर है, चुनाव को लेकर तो उसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले तेज ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।